रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आज हम आपको एक ऐसे पिता, एक पुत्र के साथ साथ मैं आपको एक पति और एक पिता की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसने विषम परिस्थितियों से लड़कर पहले अपने पिता को समझाया, उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को समझाया, अपने बच्चों से दूर रहे और विदेश जाकर उन्होंने पढ़ाई की। वहां पर भी डॉक्टरी की परीक्षा उन्होंने दी, डॉक्टरी की परीक्षा में वहां पर सफल हुए। इसके बाद इंडिया लौटे और जो मेडिकल की जो परीक्षा होती है उस परीक्षा को पास कर गए और बन गए डॉक्टर। आज हम बात करने वाले हैं जो कांतामणि निषाद की, डॉक्टर कांतामणि निषाद बनने की कहानी को लेकर आज मेरे जो दर्शक है मैं उनसे चर्चा करने वाला हूं। और ये निषाद समाज के लिए गौरव की बात है कि एक निषाद समाज के बेटे ने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। निषाद जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निषाद जी, पहला सवाल, परिस्थितियां बिल्कुल आपके अनुकूल थी, विपरीत थी जी। 32 साल उम्र थी जी। मां को कैंसर था जैसा मैंने सुना है। हाँ। उसके बाद जब मां को कैंसर हुआ तो कहीं ना कहीं परिवार टूट गया था, परिवार की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। जी जी। उस दौरान घर को कोई संभालने वाला भी नहीं था, पिताजी रिटायर होने की कगार पर थे, आपकी शादी हो चुकी थी, आपके बच्चे आ चुके थे जी। तमाम तरह की परिस्थितियों को आपने, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को हराकर आप विदेश गए। जी। आखिर जो पत्नी और जो आपके पिताजी थी, उनको आपने कैसे समझाया? इन बातों को हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए पत्रकार महोदय, जब आदमी बहुत ज़्यादा फेल्योर से होकर गुजरता है ना, तो उसमें एक परिस्थितियों से मजबूती से लड़ने की क्षमता आ जाती है। तो वैसा ही मेरे साथ हुआ था। जब हम 12th से पास आउट हुए थे, मैं और मेरा एक मित्र है, तो उस समय हमारा एक प्लान था कि हम लोग विदेश में जाके एमबीबीएस की पढ़ाई करेंगे। लेकिन उस समय माँ को कैंसर डायग्नोस हो गया, है ना। उसके बाद फिर 3 साल के बाद उनका ट्रीटमेंट चलता रहा, उनका कीमोथेरेपी हुआ, उनका रेडियोथेरेपी हुआ, लेकिन अंततः डॉक्टरों ने भी हाथ खड़ा कर दिया और माँ का देहांत हो गया। उस समय क्योंकि मैं साइंस की फील्ड से था, तो साइंस के फील्ड से होने के कारण मेरा यही था कि मैं एमबीबीएस ही करूँगा। लेकिन उस समय माँ का जैसे ही देहांत हुआ तो मेरा मन उचट गया कि अब मैं नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं अपने दोस्त को, जो मेरे साथ जो साइंस से पढ़ा हुआ था, वो जब एमबीबीएस करके वापस आया और पहली बार में वो उसने भी निकाला एफएमजी का एग्ज़ाम, तो मुझे भी एक जुनून आ गया कि नहीं, हम दोनों साथ में पढ़े थे, अब जब मेरा दोस्त कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसके बाद फिर मैं अपने पापा को ये अपना बताया, है ना, प्लान कि पापा मुझे एमबीबीएस जाके करना है विदेश में। तो पापा तो पहले मना कर दिए, लेकिन मैं पापा को फिर मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया। फिर मेरा पासपोर्ट बन के आ गया। ऊपर से फिर मैंने अपने कॉलेज के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे अपना एडमिशन भी करवा लिया। और जब उनको मैं अपना एडमिशन लेटर दिखाया और पासपोर्ट दिखाया तो पापा भी मान गए कि बच्चे में बहुत जुनून है, और वो जानते थे कि ये बच्चा जुनूनी है, ये कर लेगा। और अंततः उन्होंने सहमति दे दी। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, मेरी शादी हो गई है। बिल्कुल सही बात, मेरी शादी हो गई है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो मैं अपनी पत्नी को भी बोला कि मेरी पत्नी का जो नाम है, उनका शुभ नाम श्रीमती लिली निषाद है। तो उनको भी प्लान बताया कि परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और मैं फेल्योर्स को बहुत झेल चुका हूं, और इस फील्ड में क्योंकि मैं रह चुका हूं, ये मेरा फील्ड है साइंस का और मेडिकल फील्ड, तो क्यों ना मैंने बीएमएस भी किया था उस समय जब बीएमएस होता था, है ना। तो फिर अपनी पत्नी को भी समझाया, और हालांकि वो पहले मना कर रही थी, लेकिन वो भी मान गई और परमिशन मुझे मिल गया। अच्छा निषाद जी, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा जी। चूंकि आपने कहा कि जब आपका मित्र वहाँ से पढ़ाई करके लौट गया और सफल हो गया, तो आपके मन में भी इच्छा जागी कि अब मैं भी कर सकता हूँ। जी जी जी। निषाद जी, वहाँ पे जो एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या होती है निषाद जी? थोड़ा सा, जो हमारे छात्र हैं, कई छात्र ऐसे हैं कि उनके मन में बचपन से एक सपना ही होता है कि नहीं, मुझे भी डॉक्टर बनना है। कई लोगों के मन में ये सपना रहता है कि जैसे आप लोग अब सफल होकर आ रहे हैं, तो बच्चों के मन में ये सपना रहता है कि हम भी विदेश से पढ़ाई करके लौटे। तो वहाँ पे एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या होती है निषाद जी? देखिए, जब मैं गया था तो उस समय नीट कंपलसरी नहीं था, ठीक है। अभी इस दौर में गवर्नमेंट ने नीट कंपलसरी कर दिया है। अगर कोई बच्चा
विदेश की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे एटलीस्ट नीट पास होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप उस कॉलेज में के एडमिनिस्ट्रेशन से आप अप्लाई करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन आपको एक एडमिशन लेटर पास करेगा, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। निषाद जी, आप जब यहाँ से जब आप देवभोग से विदेश पढ़ने के लिए गए, जी आपने मेरे ख्याल से किर्गिस्तान में आपने पढ़ाई की है। जी जी आप जब किर्गिस्तान गए जी तो निषाद जी वहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ा चुनौती, पहला चुनौती, प्राइमरी चुनौती क्या था? देखिए, जब मैं वहाँ गया तो जाते ही वहाँ मुझे ठंड का एहसास हुआ, क्योंकि वो जगह पूरी बर्फीली जगह है। वहाँ मार्च लास्ट तक आपको बर्फ़ जमी मिलेगी आपको, है ना। हमारा जो एडमिशन का सत्र है वो होता है अक्टूबर से हमारे जून तक। जून में हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपको अक्टूबर, आप जैसे ही उतरेंगे आप बर्फ़ में कदम रखेंगे, और मार्च, यहाँ जब होली रहती है, होली के लास्ट तक वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई रहेगी। तो सबसे बड़ा जो मेरे लिए चैलेंज था वो इस एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढालना। लेकिन धीरे धीरे वहाँ का जो वार्म स्वेटर है, वहाँ के शू वगैरह ये सब मिलते हैं, प्लस वहाँ जो रूम्स में हीटर्स लगे हुए होते हैं, तो उससे फिर हम लोग अडॉप्ट कर गए। निषाद जी, ये तो आपने कहा कि ठंड आपके लिए चुनौती थी। जी निषाद जी, चूंकि आप हिंदी मीडियम के हैं, जी जी और आपने देवभोग में ही पढ़ाई किया है, जी। देवभोग के सरकारी स्कूल में पढ़ाई किया है, जी तो निषाद जी मैं थोड़ा सा, मेरे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि कई बार ये कहा जाता है कि नहीं, सरकारी स्कूल का बच्चा ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। कई लोग सरकारी स्कूल की पढ़ाई पे उंगली भी उठाते हैं। जी 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 लेकिन निषाद जी, आज मैं देख रहा हूँ कि एक सरकारी स्कूल का बच्चा MBBS डॉक्टर बन गया है। जी बिल्कुल। और निषाद जी, हमारे देवभोग के लिए भी गौरव की बात है, आपके समाज के लिए गौरव की बात है कि आप निषाद समाज के एक बेटे हैं निषाद जी। और हमारे लोकल टीवी की तरफ से भी हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपकी जितनी भी तारीफ की जाए, आपने जो करके दिखाया है निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बात होती है। निषाद जी, आपके देवभोग स्कूल की पढ़ाई से लेकर किर्गिस्तान में आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी होने से लेकर FMG का आपने जो एग्जाम पास किया, उसको लेकर आज आपने डॉक्टर की उपाधि आज आपको मिल गई जी जी इंडिया में। जी उस बीच का जो सफर है और उस बीच आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण संघर्ष में रही, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे ही मैं वहाँ गया, मैंने बता दिया कि वहाँ ठंडी और जो वातावरण का है वो। निषाद जी, थोड़ा सा आप स्टार्टिंग में आपके यहाँ के पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ना। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, यहाँ तीसरी तक ही मैं देवभोग में पढ़ा। उसके बाद मैं पापा तो उस समय पोस्टमैन थे, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया रायपुर में। फिर रायपुर में हमारी चौथी से आगे की पढ़ाई वहाँ तक हुई, तो 12th वगैरह सब मैंने वहीं से किया। तो वहाँ भी सरकारी स्कूल में? हाँ, वहाँ भी सरकारी स्कूल में। बोलते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे, अभी ऐसा बोलते हैं, है ना, कि सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते या ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन अक्सर हम देखते होंगे अभी भी ऐसे उदाहरण बच्चे प्रस्तुत करते हैं कि वो IAS बन के खड़े हैं, या कोई नीट में टॉप कर रहा है ना, या कोई प्रोफेसर बन रहा है। तो ऐसे अभी भी उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो वैसे भी मैं भी एक मतलब अच्छा ही लड़का था पढ़ाई में, और अपने क्लास में जब भी मेरा रैंक फर्स्ट, सेकंड या थर्ड आता था। और बस 12th में थोड़ा सा कम हो गया, और कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मैं उस समय की PMT में पास नहीं हो पाया। तो ये रही मेरी प्राइमरी जो भी पढ़ाई की। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि मैं वहाँ गया तो क्या क्या परेशानी। तो पहली तो वो ठंड की, दूसरी वहाँ सुबह से जितने भी प्राइवेट या सरकारी संस्थाएं हैं वो सुबह 8:30 बजे से खुल जाती हैं। तो आपको 8 बजे तक उस परिसर में, आपके कॉलेज परिसर में, वहाँ पे रेडी होके रहना पड़ता है ना। तो फिर वो एक रहा, क्योंकि इतनी ठंडी में सुबह उठ के फिर बस पकड़ के जाना, कॉलेज अटेंड करना। उसके बाद वहाँ आपको इंडियन फूड्स नहीं मिलेंगे। वहाँ खाने वाले हैं क्या, बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना। और वहाँ यहाँ जिसको हम ब्रेड बोलते हैं ना, एक गोल गोल सा ब्रेड आता है, वहाँ उसको उन लोग लापुस्की बोलते हैं जी। तो वो लापुस्की खा के उन लोग अपना ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, लंच भी कर लेंगे, डिनर भी कर लेंगे। तो ये तो हम सब नहीं कर सकते, है ना। हमें तो प्रॉपर वही चावल, दाल, सब्जी या रोटी सब्जी चाहिए, है ना। तो ये एक परेशानी मुझे है ना। और रही लैंग्वेज की बात, है ना, वो तो कंट्री ही किर्गिस्तान है, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो है किर्गिज़, और वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है रशियन लैंग्वेज, है ना। तो ये शुरू में परेशानी हुई, लेकिन वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे,
और हमारे जो सीनियर्स थे वो भी कोऑपरेटिव थे, हमको ले जाके शॉपिंग वगैरह कराते थे। और टीचर पहला जो सबसे पहला सेमेस्टर होता है वो यही लैंग्वेज का ही होता है, तो हम लोग लैंग्वेज सीख लिए और फिर सब अपने आप ढलते गए वातावरण में। निशा जी, चूंकि आप हिंदी मीडियम के थे जी। तो स्टार्टिंग दौर में कुछ पढ़ाई को लेकर परेशानी हुई क्या? वहाँ पे चूंकि वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है, रशियन होता है, आपने जैसे बताया, तो हाँ। वहाँ पे पढ़ाई को लेकर स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत हुई क्या? नहीं, वो वहाँ की लैंग्वेज तो ये रसियन या किर्गिज़ है, लेकिन आपको जो टीचर पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो एमडी किए हुए प्रोफेसर्स हैं, वो आपको, हमारा लिटरेचर भी इंग्लिश में ही आता है, तो वो इंग्लिश में पढ़ाते थे और इंग्लिश में मेरी पकड़ ठीक है, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई। अच्छा निशाद जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा निशाद जी, आपने करीब करीब 4 से 5 साल रहकर वहाँ पे 5 साल लगभग रहकर पढ़ाई की, उस दौरान आप लोगों को वहाँ पे किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है? थ्योरी के साथ साथ क्या आप लोगों को प्रैक्टिकल बताया जाता है? इसका भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो आपका वहाँ पे थ्योरी क्लास लगेगा, है ना। सुबह से आपको दोपहर तक थ्योरी क्लास लगा, फिर दोपहर के बाद आपको वहाँ अलग अलग हॉस्पिटल हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट है, गायनी डिपार्टमेंट है ना, या ऑर्थो डिपार्टमेंट है, या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है। वहाँ के अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं। आपको पीडियाट्रिक के लिए पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, गायनी के प्रैक्टिकल के लिए गायनी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, और ऑन्कोलॉजी के लिए कैंसर वाले हॉस्पिटल में जाना होता है। तो हम लोग पढ़ाई करते थे। ये हमारा जो इंटर्नशिप चालू हुआ एक्चुअली 3rd ईयर में चालू हुआ, है ना। तो पढ़ाई हुआ, उसके बाद फिर हम लोग इंटर्नशिप में जाते थे, और वहाँ जाके प्रोफेसर जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, है ना, बड़े बड़े जो प्रोफेसर हैं, उनके हम मार्गदर्शन में सीखते थे सब। अच्छा निशाद जी, आपने पूरी चीज़ों का तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। और निशाद जी, एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को मन में सरकारी स्कूलों को लेकर थोड़ा सा भी डाउट रहता है कि यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता, आप निश्चित तौर पर आज हमारे इंटरव्यू को आप देख लीजिए, तो हमारे इंटरव्यू को आप देखेंगे तो बिल्कुल आप, हमारे दर्शक समझ जाएंगे कि कहीं किसी भी स्कूल के पढ़ाई व्यवस्था में कहीं कमी नहीं होती। ये इसमें ये होता है कि यदि स्टूडेंट में कुछ कर गुजरने की यदि स्टूडेंट कुछ कर गुजरना चाहता है, स्टूडेंट के अंदर कुछ जुनून होता है कि मैं कुछ कर लूँगा, तो आप कांतामणि निशाद जैसे डॉक्टर बन जाते हैं और विदेश से पढ़ाई करके आप लौट आते हैं। ऐसे में किसी भी स्कूल के पढ़ाई या शिक्षा व्यवस्था पर आप उंगली मत उठाइए। हर शिक्षक आपको चाहेगा कि मेरा जो स्टूडेंट है उसे अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊँ, अच्छा कुछ ऐसा ज्ञान दूँ कि बच्चा आगे बढ़े। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की कमी को दूर कीजिए और उस कमी को दूर करके आप आगे बढ़िए। कांतामणि निशाद जी से और भी हम सवाल जवाब करेंगे। कांता जी, एक सवाल जो आपको शुरुआत में मुझे पूछना था, मैं पूछ नहीं पाया, पूछूंगा। आपके अंदर कुछ कमियां थी, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि मैं फेलवर हो रहा था, या हर चीज में, बिजनेस में भी लगातार मुझे असफलता मिली थी। जी, जी, जी। उस कमी को आपने कैसे दूर किया? देखिए, जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनी जाती है, है ना जी। तो हालांकि मैं फेलवर हो रहा था अपने बिजनेस में, है ना, बिजनेस में प्रॉपरली, तो फिर मुझे लगा कि यार ये फेलवर बार बार आ रहे हैं, है ना, और लगता है मुझे मैं जिस फील्ड में हूँ ये मेरा फील्ड नहीं है ना। तो फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन किया कि मैं किस में अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे मेरा जवाब आया कि नहीं, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल ही मेरा प्रोफेशन है, और मैं मेडिकल में ही अच्छा कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना प्लान बनाया विदेश जाने का और मेडिकल से डिग्री लेंगे। निशाद जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा जी। कहते हैं कि हर जो व्यक्ति सफल होता है, उसके सफलता के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। जी। तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय पूरी तरीके से अपने माँ पापा को देना चाहता हूँ और अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। और मेरा एक मित्र है ना, मेरे बड़े भैया भी हैं, और मेरे एक मित्र हैं रायपुर के डॉक्टर रंजीत साहू। तो इन सब ने, और माननीय श्री हमारे शिवलाल चाचा जी, क्योंकि जब भी मुझे वहाँ पे मोटिवेशन होता था तो मैं चाचा को फ़ोन लगाता था, पापा को फ़ोन लगाता था। उस समय पापा जीवित थे। तो यही सब मेरे मोटिवेशन के और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, और मेरा बैकबोन यही लोग ही रहे हैं जो मेरे को वहाँ पे पढ़ने में, इनकी जो क्या बोलना चाहिए, इनका जो प्रमोशन है मेरे प्रति, ये मुझे बहुत काम आया, और वहाँ मुझे रह के पढ़ के डिग्री लेने के लिए सबल बनाया।
निषाद जी, कोई ऐसा आपके जीवन का ऐसा कोई समय है क्या जिस उस समय को आप हमारे साथ, मतलब उस समय को आप बताना चाहेंगे? कभी आपके जीवन में ऐसी कुछ परिस्थितियां निर्मित हुई क्या कि आपके मन में ये आया कि नहीं यार अब मैं नहीं कर पाऊंगा यार, या आप विदेश कभी गए तो नहीं यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, या कई बार ऐसी कुछ परिस्थितियां आपके सामने, कोई पहाड़ जैसी कोई समस्या आपके सामने आई क्या कि नहीं यार इस समस्या से मैं लड़ नहीं पाऊंगा, या मैं कैसे करूंगा, या मैं अंदर से टूट रहा हूँ? या उस दौरान आपको कोई ऐसा व्यक्ति था क्या जो आपको संभालता था, या आपको कोई व्यक्ति प्रेरणा देता था, और उस समस्याओं से आप कैसे उभरे? ऐसा कोई आपके जीवन का कोई ऐसा समस्या है, उस समस्या को कोई शेयर करना चाहेंगे आप? जी, एक्चुअली बात 2 साल पहले की है, जब मैं वहाँ पढ़ रहा था और मेरे एग्ज़ाम जस्ट चालू होने वाले थे और पापा का देहांत हो गया, है ना। जब पापा का देहांत हो गया तो मैं बिल्कुल पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि जिनका सपना था मुझे डॉक्टर बनते देखना, आज वही मेरे साथ नहीं रहे। और फिर मैं वहाँ पे, जाहिर सी बात है जिसका पिता का देहांत होगा वो रोएगा ही, वहाँ पे मैं रोया। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, और क्योंकि एग्ज़ाम होने वाला था पास में, और मैं यदि यहाँ आता तो मैं अपने सेमेस्टर से बैक हो जाता, और हो सकता है मैं अपना ईयर भी बैक कर देता। और ईयर बैक करना मतलब मेरी 1 साल की मेहनत, 1 साल की पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ गया। तो उस दौरान मेरे दोस्तों ने और मेरे जो भैया हैं, मेरे दोस्त हैं, और चाचा जी हैं जो शिवलाल निषाद, इन सब ने मुझे सपोर्ट किया। नहीं बेटा, पापा का सपना है कि तू पढ़ाई कर और तू डॉक्टर बन के आ। तो फिर मैं, वही एक मुझे याद आ रहा है जो एकदम पहाड़ जैसा दुख था, लेकिन पापा की कृपा से और भगवान की कृपा से वो भी टल गया। निषाद जी, मतलब उस दौरान परिस्थितियां, जब आपको पता चला था कि आपके पापा जी का स्वर्ग सिधार गए हैं जी, तो मतलब मन तो एकदम ज़्यादा किया होगा कि नहीं जाके मैं पापा के अंतिम संस्कार में शामिल हूँ। जी बिल्कुल। जब शामिल नहीं हो पाए तो बहुत दुख भी लगा होगा आपको। जी जी जी, ऐसा फिर लोग भी बोले भी कि ये कैसा लड़का है कि आ भी नहीं सका, है ना। वहाँ का आने जाने का कितना किराया है, लगभग 1 लाख रुपए, ठीक है, आते जाते हैं। तो ऐसा लोगों ने ताने भी मारे, लेकिन अब ताना भी सह लिया, और अब जो हो गया हो गया। निषाद जी, फिर कितने दिन बाद देवभोग लौटे थे उन परिस्थितियों के बाद आप? उसके बाद जी, मेरी जो, हम लोग की जो छुट्टी होती है ना, वैकेशन जो होता है वो जून के बाद होता है। तो मैं जुलाई में आया, और फिर पापा कब गुजर गए थे निषाद जी? पापा गुजर गए थे मार्च में। मार्च में, मतलब 2-3 महीने के बाद आप पहुंचे थे। जी जी, मैं समझ सकता हूँ निषाद जी, एक पिता के लिए कहीं ना कहीं बाप का जाना, और आप जब बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका चेहरा भी भावुक हो गया। एक भावुक पल होता है निषाद जी। हम नहीं चाहते थे कि इन पलों को हम कुरेदने की कोशिश करें, लेकिन निषाद जी कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब हम आपका साक्षात्कार कर रहे हैं, लोग आपको जानेंगे, आपके संघर्ष की कहानी लोग जानेंगे, तो सवाल पूछना जरूरी था। और निषाद जी का हमारे मन में कभी इस तरह की बातें हमने नहीं सोचा था, और हमारा उद्देश्य भी नहीं था कि हम आपके पास्ट को कुरेदने का काम करें। चलिए निषाद जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा जी कि आपके समाज के, आप ऐसे मेरे नॉलेज में आपके समाज के आप पहले ऐसे बेटे हैं जिन्होंने डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली है। तो निषाद जी, आखिर अब आप, जैसे आपके समाज के कई युवा हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आज के युवा हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या माना जाए, क्या हमारे डॉक्टर साहब आने वाले दिनों में क्या समाज के युवाओं को क्या प्रेरणा स्रोत के रूप में उभरेंगे, या समाज का ऐसा कोई युवा है जो आगे पढ़ना चाहता है लेकिन परेशानियों से वो घिर गया है, तो क्या हमारे डॉक्टर साहब उस परेशानियों से उसे निकाल कर उसे सही रास्ता दिखाएंगे? क्या माना जाए? जी बिल्कुल, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको अपनी पूरी जीवन की जो कहानी है वो बताया। जब मैं इस उम्र में विवाह के बाद, है ना, पापा की मृत्यु का दुख झेल के, इतना सब कुछ झेलते हुए जब मैं कर सकता हूँ, और वही सरकारी मीडियम का बच्चा, है ना, तो मेरे जो समाज के भाई हैं या जो बच्चे हैं जो हमारे गांव के, है ना, हमारे आसपास के क्षेत्र, तो वो भी कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो वो भी कर सकते हैं। और निश्चित बात है, अगर मैं समाज का ही बच्चा हूँ, इस देवभोग का ही बच्चा हूँ, अगर मैं हासिल कर चुका एक मंजिल, तो मैं अपने गांव के बच्चों या अपने आसपास के क्षेत्रों के बच्चे या अपने समाज के बच्चों का बिल्कुल हेल्प करना चाहूँगा। निषाद जी, देवभोग में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। कई बार देखने में आता है, क्योंकि
छत्तीसगढ़ का ये अंतिम छोर है, यहाँ से उड़ीसा 3 या 4 किलोमीटर पे है, और आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जी, आपको तो सभी चीजें पता है। निषाद जी, यदि कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं या बच्चे को कहाँ से उसकी पढ़ाई को जारी रखनी चाहिए, उसका बेस क्या होना चाहिए, और एक पेरेंट्स को कहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि उसका बच्चा आगे जाके सफल हो जाए और डॉक्टर बने, उसके लिए उसके पेरेंट्स को कहाँ ध्यान देना चाहिए, और बच्चे को कहाँ से अपनी पढ़ाई को जारी रखनी चाहिए, बच्चे को कितनी मजबूती से पढ़ना चाहिए, तमाम चीज़ों को बताइए। जी, बच्चों को तो पहले अपने माँ बाप अपनी निगरानी में बिल्कुल रखें, क्योंकि आजकल जो बिगड़ने के साधन हैं, जैसे मोबाइल हो गया है ना, और भी आजकल नशे की जो हम देख रहे हैं समाज में, नशे की बहुत ज़्यादा समस्या आ गई है। बच्चा मतलब 10th क्लास हो गया, 8th क्लास हो गया, वो भी दारू बीड़ी सिगरेट ये सब है ना पीने लग जाते हैं। तो उनसे बचा के, प्लस मोबाइल एक बहुत बड़ा नशा है, तो उससे बचा के बच्चों को उनके जो एक्टिविटीज़ में है उसमें ध्यान दें, और बच्चे को हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। ये नहीं कि उन पर टॉर्चर कर दिया जाए। देखें, आजकल आप सुन ही रहे होंगे कि अभी पिछले बार मैंने कोई न्यूज़ सुना था जहाँ एक बच्चा सुसाइड कर गया है ना। उसने बोला कि पापा मैं ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हूँ, है ना। तो ऐसा भी टॉर्चर ना करें, और बच्चे को बिल्कुल ध्यान देते रहें उनके एजुकेशन पे, और बच्चों को सहयोग करें, उनके अंदर सीखने की भावना जगाएं। उनको बोलो, बेटा अगर ये तेरे क्लास का सिलेबस है तो तेरे क्लास के लिए बना है, तेरे लिए ही बना है ना, तो तू इसको पढ़ सकता है, तू इसको कर सकता है, ऐसे करके मोटिवेट करें। निषाद जी, एक सवाल आपसे ये भी पूछना चाहूँगा निषाद जी। चूंकि हमारे देवभोग क्षेत्र में, हमारे देवभोग आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहा है। यहाँ पर डॉक्टर की कमी है, और लंबे समय से डॉक्टर की कमी बनी हुई है। जब से ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ, लगभग आज 23-24 साल हो गया है। सन 2000 में ये छत्तीसगढ़ बना था, 24 साल हो चुका है छत्तीसगढ़ बने, लेकिन आज भी देवभोग में डॉक्टर की कमी बनी हुई है। यहाँ के लोग आज भी इलाज के लिए यदि तो सबसे पहले लोग यहाँ पे उड़ीसा का मुंह ताकते हैं कि मुझे उड़ीसा जाकर इलाज करवाना चाहिए, वहाँ पे MBBS MS डॉक्टर के पास जाते हैं। तो क्या माना जाए, निषाद जी क्षेत्र के बेटे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में निषाद जी चाहेंगे कि मैं अपने क्षेत्र में सेवा दूं? जी बिल्कुल, मैं इस माटी का पुत्र हूँ और इसी माटी की सेवा करना चाहता हूँ। बस मेरे को अपने लोगों के बीच में जो आनंद आएगा और जो काम करने में जो आनंद की अनुभूति होगी, मुझे नहीं लगता कि कहीं बाहर जाके मुझे मिलेगी। तो बिल्कुल ये निश्चय बात है कि मैं अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके यहीं आके जो देवभोग की माटी की सेवा करना चाहूँगा। आने वाले दिनों में देवभोग के सरकारी अस्पताल में यदि आपको मौका मिलता है तो क्या निषाद जी वहाँ पर काम करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये सपना है कि मैं देवभोग के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस सीट पे बैठूं एज अ डॉक्टर। निषाद जी, एक अंतिम सवाल, आपने तो तमाम सवालों का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। निषाद जी, निश्चित तौर पर आज आपके इंटरव्यू को यदि कोई भी बच्चा देखेगा या कोई ऐसे पेरेंट्स देखेंगे जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो आज का इंटरव्यू है ये उनके लिए प्रेरणादायक रहेगा, बच्चों के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा, उनके पेरेंट्स के लिए भी प्रेरणादायक रहेगा कि यदि किसी व्यक्ति को सफल होना है तो तमाम तरह के तानों, जैसे आपने कहा था कि आपके पिताजी का जब स्वर्ग सिधार गए थे आपके पापा, उस दौरान आप नहीं आ पाए थे, लोगों ने ताना भी मारा था, उस बातों को भी आपने अनसुना किया, और कहीं ना कहीं आपने उस बातों को अनसुना किया, आप दृढ़ निश्चय के साथ आप डटे रहे। इसी के चलते आज MBBS जैसी बड़ी डिग्री को आपने कामयाबी के साथ, सफलता के साथ पास किया और आप बन गए डॉक्टर कांतामणि निषाद। ये निषाद जी, एक अंतिम सवाल, हमारे क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं जो MBBS की पढ़ाई करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनको एज अ डॉक्टर कांतामणि निषाद जी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं एज अ डॉक्टर ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। आपने चाहा, आपने उसको पाने के लिए अगर क्रमबद्ध तरीके से आप मेहनत करते गए तो ये निश्चित है कि आपको वो चीज़ मिल ही जाएगी। बोलते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच है। अगर आप कोशिश करेंगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी आ रही है तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को सीखिए, एक जगह से नहीं तो दूसरी जगह से सीखिए। ये जो इंटरनेट का ज़माना है ये तो काफ़ी अच्छा ज़माना है, इससे आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो आपको अगर एक टीचर से समझ नहीं आ रहा है, कई सारे टीचर पढ़े हैं, उससे पढ़िए, और आप अपना जो भी है, आपको डॉक्टर बनना है आप डॉक्टर बनिए, आपको कलेक्टर बनना है, IAS की पढ़ाई करनी है आप वो कीजिए, लेकिन आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास
कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ बस। तो आप ये हमने जो डॉक्टर कांतामणि निषाद जी का हमने इंटरव्यू किया है, इंटरव्यू के दौरान निषाद जी ने बहुत अच्छा चीज ये बोला है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। निश्चित तौर पर जो मेरे इंटरव्यू देखने वाले मेरे दोस्त हैं और मेरे दर्शक हैं, या ऐसे भी बच्चे होंगे जो बच्चे मेरे इंटरव्यू को देखेंगे जो नीट की जो तैयारी करने वाले हैं, या ऐसे भी पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप आज जो डॉक्टर कांतामणि निषाद जी हैं उनका इंटरव्यू देखिए। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजों को उन्होंने शेयर किया है। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि जब पिताजी जब स्वर्ग सिधार गए थे और इन्हें जब पता चला था वो दूरभाष के माध्यम से कि नहीं अब आपके पिताजी इस दुनिया पे नहीं रहे, और पिताजी का जो अंतिम यात्रा निकलनी थी, अंतिम यात्रा में शामिल तो होने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं के पिताजी का सपना था कि बेटा यदि आप यहाँ से जा रहे हो तो विदेश से जाकर खूब मन लगाकर पढ़ाई करना और डॉक्टर बनकर आना। पिताजी का सपना ये था कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। ऐसे में पिताजी के सपने को पूरा करने के लिए डॉक्टर कांतामणि निषाद ने यह निर्णय लिया कि नहीं, परिस्थितियां कुछ भी हो, लोग मुझे ताना भी मारे, लेकिन मैं वहां पर नहीं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। और आखिर वहां पर उन्होंने पता भी था कि पिता स्वर्ग सिधार गए हैं, मन तो दुखी था, कुछ देर तक विलाप भी किया, लेकिन उसके बाद फिर से जो अपने कर्तव्य पथ हैं, अपने कर्तव्य पथ पर लौट पड़े, फिर से उन्होंने पढ़ाई की और सफलता हासिल की। तो कहते हैं कि कई बार परिस्थितियां भी आपके विपरीत होती है, लेकिन यदि आपको कुछ कर गुजरना है, यदि आपने जो निर्णय लिया है, यदि आपको जो डिसीजन, अपने लिए गए डिसीजन को पूरा करना है, तो विषम परिस्थितियों को भी कई बार आपको चुनौती देकर उसे हराना पड़ता है। और यदि आप विषम परिस्थितियों को चुनौतियों को यदि हराएंगे तो उसके बाद आप जो आने वाले दिनों में यदि आपके मन में कुछ कर गुजरने की जो तमन्ना है उसको आप पूरा करेंगे। ऐसे में आज हमारे निषाद जी का जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू को देखिए। इंटरव्यू को देखने के बाद आपको बहुत कुछ चीजें क्लियर होगी कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, और आपको आप जो भी क्षेत्र को आप चयन करते हैं, चाहे आप आईएएस करना चाहे, आईपीएस करना चाहे, यूपीएससी करना चाहे, सीजीपीएससी करना चाहे, या नीट का एग्जाम देना चाहे, या कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहें, उस फील्ड से रिलेटेड आपको मेरा कहना यह है अंतिम में कि आपको जिस फील्ड के विषय में आपको नॉलेज है या रुचि है, तो आप उस फील्ड पे आगे बढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। आपको लोकल टीवी की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए या इस तरह के जो इंटरव्यू को आपको देखने के लिए आप हमारे लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी खबर हो सबसे पहले आपको पता चल पाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।